साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, और जिसमें हम मानव की उत्पत्ति से लेकर के बातें स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री से होते हुए, वर्ल्ड हिस्ट्री से होते हुए, वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर से होते हुए कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस पर आएंगे, ऐसा हमने कहा था। इस सीरीज में हम 2 वीडियो डाल चुके थे। तीसरा वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया, जिसमें आप लोगों ने शिकायतें भी की कि बड़ा टाइम लग गया, वीडियो नहीं आ रहा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम तीसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे एक बैक्टीरिया से धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, धीरे धीरे उनमें कैसे विकास हुआ, कैसे एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन का मतलब आज एक बैक्टीरिया किसी स्थिति में है, लेकिन क्लाइमेट और जलवायु के परिवर्तन की वजह से वो अपने आप को ढाल रहा है, अपने आप को बदल रहा है, बदलते बदलते दूसरा रूप ले लेता है, फिर नई तरीके के प्राणी बन जाते हैं, और करते करते उनमें बदलाव आता जाता है और अलग अलग स्पीशीज बनती चली जाती हैं। ऐसी हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, हमने उसका जिक्र किया है। डिस्कशन के दौरान हमने कहा था कि प्राइमेट्स आए थे। प्राइमेट्स का मतलब ऐसे जीव जंतु जो शिकार कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं, शिकार को पहचान सकते हैं, उन्हें प्राइमेट्स कहा जाता है। जैसे कि बंदर हो गया, एप्स हो गए, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया। बाद में जो मानव की प्रजातियां आई वो भी प्राइमेट में ही कहलाती हैं। तो प्राइमेट को हम 2 शाखाओं में बांटे थे। एक में ये वाले सभी प्राणी हैं, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। और दूसरे वाले कई अलग अलग प्राणी आते गए, उनमें इवोल्यूशन होता गया, समय के साथ बदलते गए, और बाद में एक जीनस आया, होमो। जीनस बोले तो जैसे हम कहते हैं ना कि खानदान, हमारा खानदान, गुप्ता जी का खानदान, तो अब गुप्ता जी के खानदान में जो भी पैदा होगा सब गुप्ता ही लगाते जाएंगे। तो ऐसे ही ये एक जीनस था। अब जो भी आएगा वो होमो होगा। ठीक है। तो इन्हीं में एक नियंडरथाल्स थे और एक होमोसेपियंस थे, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट निकल करके सामने आए। हालांकि होमो में और भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जिक्र इन दोनों का हमने लास्ट तक इसलिए किया था क्योंकि ये दोनों थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, फिर होमो हेबिलिस आए, फिर होमो इरेक्टस आए, जिनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खड़े होकर चलते थे, सीधी थी, फिर नियंडरथाल्स आए, और फिर आए होमो सेपियंस। धीरे धीरे दिमाग का साइज सबका बड़ा होता गया और सबसे इंटेलिजेंट इन दोनों को माना गया। लेकिन समय के साथ क्या घटनाएं हुई, माना यह जाता है कि हिमयुग आया था, आइस एज आई थी, या कई लोग ये भी कहते हैं कि रीजन क्लियर नहीं है, कि ये लोग धीरे धीरे विलुप्त हो गए, धीरे धीरे विलुप्त हो गए। और ये जनरली पाए जाते थे यूरोप की तरफ। अगर कोई पूछे कि नियंडरथाल्स का एरिया कौन सा था, तो हम कहेंगे यूरोप की तरफ ये पाए जाते थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो रीजन है यूरोप वाला, इस पूरे रीजन में नियंडरथाल्स रहते थे। ठीक है। यहाँ पर वो पाए जाते थे। धीरे धीरे कैसे विलुप्त हो गए नहीं पता। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई थी पिछले वीडियो तक। इसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि स्टार्टिंग में जब धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा था, तो जनरली जितने भी प्राइमेट्स थे वो शिकार करके ही भोजन को प्राप्त करते थे, यानी कि वो हंटिंग से ही फूड गैदर करते थे। आज वो कहीं पर जा रहे हैं, हंटिंग करी, प्राप्त किया भोजन, पेट भर गया, ठीक है, अब कहीं और चलने लग जाएंगे, वहां भोजन की तलाश में जाएंगे, जहां खाना मिल जाएगा, भोजन किया, प्राप्त किया, फिर कहीं और चलने लग जाएंगे। पता चला अफ्रीका से स्टार्ट हुए। मानव की जो एवोल्यूशन है, मानव का जो भ्रमण है, जो मानव का फैलाव है, अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था, याद रखना। होमोसेपियन अफ्रीका से स्टार्ट हुए, फैलते फैलते यूरोप में गए, एशिया में गए, सेंट्रल एशिया में गए, अमेरिका में गए, ऑस्ट्रेलिया तक गए, फैलते ही चले गए। क्यों फैलते चले गए? खाने की तलाश में। खाना क्या था? शिकार करके कच्चा मांस खाना। फिर धीरे धीरे जैसे आग का आविष्कार कर लिया था, फिर पका के भी खाने लगते थे। ठीक है। तो इसी क्रम में ये फैले थे, लेकिन नियंडरथाल हो गए थे गायब। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये सारा सिस्टम चलता था शिकार के आधार पर। जैसे शिकार मिलेगा, जैसे वो भोजन मिलेगा, उस हिसाब से फैलेंगे। लेकिन धीरे धीरे आग के आने के बाद और हिमयुग के आने के बाद इन लोगों को पता चल गया था कि कल को हो सकता है ऐसा आइस एज आए, ऐसा मास एक्सटेंशन हो, ऐसे विलुप्त हो कि कल को हो सकता है कि खाने के लिए हमारे पास जानवर ही ना बचे। तो क्या करें? इन लोगों ने, दिमाग का साइज बड़ा हो गया था, इन लोगों ने दिमाग चला दिया। उन्होंने कहा कि यार कल परसों हमने उस जगह पर कुछ ऐसे बीज टाइप की चीजें खाई थी, और उससे पेट भी भर गया था और थोड़ा सा अच्छा भी लगा। क्यों ना इस चीज को हम एक जगह पर उगाने लग जाएं पर्टिकुलरली। तो वो एक जगह पर उगाने लगे उसे। पहले तो एक्सीडेंटली खा रहे थे, फिर एक जगह जानबूझ के उगाने लगे। उनको लगा यार ये काम की चीजें से हम उगाएंगे, इसे कहते हैं एग्रीकल्चर। फिर ये एग्रीकल्चर करने लगे। तो हो क्या रहा था एक्चुअल में कि लगभग 25 लाख साल पहले स्थिति ये थी कि एग्रीकल्चर तो तब भी था, लेकिन पहले ये था कि ये गलती से कर लेते थे। एग्रीकल्चर गलती से मतलब कहीं पर बीज दिख गया तो खा लिया, फल दिख गया तो खा लिया,
दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन हंटिंग इनकी ज्यादा होती थी, प्रबल थी। धीरे 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 12,000 साल पहले तक, 12-13 हजार साल पहले तक इन लोगों ने प्रॉपर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। प्रॉपर एग्रीकल्चर, वही जो मैंने बताया कि अब एक काम करते हैं, एक जगह पर हम लोग खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया लगभग लगभग 12,000 साल पहले। किताबों में लिखा रहता है 10,000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो जब भी बीसी लिखा हो ना, तो बीसी में कुछ मत करना, 2,000 साल ऐड और कर देना, तो वो टोटल वही आ जाएगा आज के हिसाब से। ठीक है, बता दूंगा बीसी एसी एडी क्या है। तो इन्होंने 12,000 साल पहले प्रॉपर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, और यहीं से जो सेपियंस का वनवास है वो खत्म हो गया। वनवास का मतलब पहले वनों में रह रहे थे, दाएं बाएं भाग रहे थे, कभी अफ्रीका में, कभी एशिया में, कभी कहीं कभी कहीं। अब चूंकि एक जगह उन्होंने अपनी फसल उगाई है, एक जगह फसल के भरोसे बैठना है, उसे ग्रो करना है, फिर काटना है, फिर खाना बनाना है, फिर खाना है, तो उसके लिए एक जगह पर ठहरना पड़ेगा कि नहीं ठहरना पड़ेगा। इस वजह से अब ये वनों में रहने के बजाय, वनों में भटकने के बजाय किन्हीं किन्हीं स्थानों पर टिकने लग गए थे। ये बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले इन्होंने जो नई तरीके का जो ये एग्रीकल्चर है, ये स्टार्ट कहाँ किया था? ये किया था साउथ ईस्ट टर्की में, लेवांट में और वेस्ट ईरान में। आप कहेंगे ये क्या बोल दिया आपने? ये वाला रीजन है, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन वाला जो पीले रंग का रीजन दिख रहा है आपको, साइप्रस भी, इसको लेवांट बोलते हैं। बस इतना याद रखना, लेवांट नाम का कौन सा रीजन है ये। तो इस रीजन में नई तरीके का एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। बात समझ में आ गई? और ये बात कब की है? वही 12-13 हजार साल पहले के आसपास यहां पर इन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर को। अब ध्यान देना, एग्रीकल्चर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है मानव प्रजाति के साथ। कैसे धोखा है इसे देखिए। लगभग 11,000 या 12,000 साल, अ, 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 लगभग 11,000 बीसी, यानी कि 13,000 साल पहले इन्होंने वीट और गोट, इनका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, यानी खेती स्टार्ट करी गेहूं की। और इन्होंने गोट यानी कि जो बकरी है उसको डोमेस्टिकेट, उसको पालना स्टार्ट किया। उसके बाद लगभग 12,000 साल पहले इन्होंने मटर और मसूर, मसूर की दाल खाते हैं, उसका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, उसकी खेती स्टार्ट करी। लगभग 7,000 साल पहले जैतून, ऑलिव ऑयल, उसका स्टार्ट किया। और 6,000 साल पहले घोड़े पालना स्टार्ट किया, आज के 6,000 साल पहले। 5,500 साल पहले अंगूर की खेती करना स्टार्ट करी। तो ये सब इतना नया है, आप समझ रहे हैं बात को? और जितनी भी चीजें उन्होंने उस वक्त खोज ली थी, उस वक्त जो खोज ली थी, वो आज भी 90% उन्हीं चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब पिछले 5-6 हजार साल में मानव ने कोई खास नई खोज नहीं करी है एग्रीकल्चर के मामले में। आज भी एग्रीकल्चर की जो 90% चीजों को हम यूज कर रहे हैं, वो आज के 3-4-5 हजार साल पहले खोजी गई थी। देख रहे हो कितना हम थम गए हैं खोज के मामले में। खोज तब होती है जब जरूरत होती है। मानव को लगा यार इतनी चीजों से ही अपना काम चल रहा है, चलने दो, तो चलने दिया। पहले आदमी शिकारी था, तो वन वन भटकता था, एरिया वाइज एरिया भटकता था। आज अफ्रीका में है, कल यूरोप में पहुंच गया। अफ्रीका में गर्मी बहुत थी, यूरोप में सर्दी बहुत है, तो वहां सर्दी के हिसाब से एडप्ट करेगा। अब उसके शरीर में परिवर्तन आएगा, हजारों साल में परिवर्तन आ जाएगा। आज किसी तरीके का मानव है, हो सकता है 1,000 साल बाद कुछ और हो जाए। तो ये इवोल्यूशन कब हुआ? जब परिस्थिति बदली। लेकिन जब एक जगह ही टिक गए आप, एग्रीकल्चर के नाम पर हिल ही नहीं रहे, एक ही गांव में बसे हुए हैं, पूरी जिंदगी गांव में बीत गई, कई सारी पीढ़ियां उसी गांव में बीत गई, तो क्या एवोल्यूशन होगा? नहीं होगा। इस चीज को आप लिंक कर सकते हो आज की अवस्था से भी। कहते हैं ना कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी प्रोग्रेस करनी है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जितने ज्यादा ठोकरें खाओगे, जितना ज्यादा घाट घाट का पानी पियोगे, उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस होगी। आज भी ये बात वाजिब है, और उस जमाने में भी थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। एग्रीकल्चर ने आदमी को बांध दिया एक जगह पे, और इसके दोषी कौन थे? आदमी नहीं थे, इनके दोषी थे ये वीट, गेहूं, मटर, जैतून, ग्रेप्स, मसूर, ये सब दोषी हैं। इन्होंने आदमी को बांध दिया। जैसे आज मोबाइल है, मोबाइल ने आदमी को बांध दिया है। मोबाइल आदमी को हिलने नहीं देता, हिलने क्या, सोचने भी नहीं देता। मोबाइल आदमी को 1 घंटे फ्री नहीं बैठने देता। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अपने आसपास 10 लोग ऐसे दिखा देना मेरे को जो 1 घंटा अकेले बैठ सकते हो। अकेले का मतलब अकेले, ना मोबाइल हो, ना कोई और व्यक्ति हो, ना टीवी हो, ना कुछ हो। 1 घंटा बैठना मुश्किल पड़ जाता है आदमी का, क्योंकि आदमी इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है।
उसे बिजी रहने की इतनी आदत पड़ गई है, और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है। मोबाइल में भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बदलता ही रहेगा कुछ ना कुछ, रील्स वगैरह। तो ये आदमी की जो आदत पड़ती है, ये पड़ती है किसी चीज से बंधने के कारण। तो एग्रीकल्चर ने आदमी को बांध दिया, और वहां से कई सारे परिवर्तन आए जो मानव के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर भी रहे, कुछ परिवर्तन अच्छे भी रहे। ठीक है ना। इस एग्रीकल्चर की नई पद्धति ने, नई स्टाइल ने इंसान को लेस प्रोडक्टिव बना दिया। लेस प्रोडक्टिव का मतलब, पहले क्या था, जा रहे हैं, मान लो बकरी को मार दिया, बकरी को खा गए, तो बकरी के मांस में बहुत ज्यादा प्रोटीन होगा, बहुत ज्यादा विटामिन होंगे, सारी चीजें होंगी। तो क्या करना है, एक बार मारना है, निकाला मांस, पकाना तो पका लिया और खा गए। इस पूरे प्रोसेस में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में जो उसे एनर्जी मिली है, वो एनर्जी उसे गेहूं की रोटी से नहीं मिल पा रही है, और उस रोटी के लिए वो पूरे साल बिजी रहता है। पहले फसल बोएगा, फिर उसे पूरा करता रहेगा, फिर उसे काटेगा, फिर धोएगा, फिर पीसेगा, तब बनाएगा, तब रोटी खाएगा। तो रोटी के लिए जितनी मेहनत लग रही थी, जितनी मेहनत लग रही थी, उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी नहीं थी, प्रोटीन उस हिसाब से मिल नहीं रहा उसे। तो आदमी ने अपने आप को बांध भी दिया, उसको प्रोटीन या उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही, और मेहनत ज्यादा लग रही है। ये एग्रीकल्चर का नए स्टाइल का ड्रॉबैक था इंसान के लिए। पहले इंसान ज्यादा ठीक था। ये बात आप समझ गए। अगला, तो आप, फिर बात चलती है कि किन किन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर हुआ। तो एग्रीकल्चर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कालखंड के हिसाब से हुआ था। जैसे कि अगर हम देखें, तो इस पूरे क्षेत्र में एंडीज माउंटेन, यहाँ लगभग 5500 वर्ष पूर्व पहले स्टार्ट हो गया था। इस क्षेत्र में लगभग 6500 वर्ष पूर्व स्टार्ट हो गया था। 4000 साल पहले इस क्षेत्र में हो गया था। 5000 साल पहले यहाँ सहारा के रीजन में हो गया था। 11000 साल पहले वही लेवांट, वहीं पे हो गया था। 11-12 हजार साल पहले वही रेंज रहती है। 9000 साल पहले चाइना में भी स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। और 8000 साल पहले पपुआ न्यू गिनी, जो यहाँ पर आइलैंड्स हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो ये वो केंद्र हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्टिंग में हुआ था। अलग अलग कालखंड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज का हुआ था, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट। तो मानव ने क्या किया, मानव पहले, मानव पहले अफ्रीका में बसा हुआ था। अफ्रीका में, अफ्रीका में बसने के बाद मानव फैलना स्टार्ट किया, इधर गया, इधर गया, हर तरफ फैला, इधर से फिर इधर गया, फिर धीरे धीरे आज तक कई लोगों को तो ये नहीं पता चल पाया कि मानव ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचा, क्योंकि बीच में तो पानी आता है, लेकिन आदमी वहां भी पहुंचा। कैसे पहुंचा नहीं पता। टिप्स वगैरह तो बहुत बाद में खोजे गए थे। ऐसे ही आदमी, ये भी नहीं पता कि आदमी यहाँ कैसे पहुंचा। ये आज भी रहस्य है, तो चर्चाएं चल रही हैं। खैर, तो मानव पहले हर जगह पहुंचा, वहां पर स्थिति के अनुसार पहले तो खुद को एडजस्ट किया उसने। खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि अभी तक तो इतनी गर्मी में थे, अब सर्दी में आ गए, क्या करें। तो एडेप्टेशन में टाइम लगा, और एडेप्टेशन में टाइम लगेगा, उसके बाद एग्रीकल्चर में भी टाइम लगेगा। यहाँ उसे लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो अंगूर की खेती करनी चाहिए, यहाँ वीट तो हो ही नहीं पाएगा, तो अंगूर की खेती कर रहा है। यहाँ उसे लगता है कि वीट कर लेना चाहिए, तो वीट कर रहा है। यहाँ उसे मान लो बाद में लगा कि राइस कर लेना चाहिए, तो राइस कर रहा है, चावल कर रहा है। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वो चीजों को करता गया, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे चीजें होती गई, पैरेलल होती गई एक साथ। कहीं पर वो हो रहा है, कहीं पर ये हो रहा है, थोड़ा अंदर हो सकता है, थोड़ा का मतलब 1000 साल। ठीक है। मानव ने ऐसे फैल करके अपना सेटिंग बनाना स्टार्ट किया। तो देखो सेटिंग कॉमन रही है यहाँ, यहाँ पर, इस इलाके पर, ये दोनों इलाके हो गए, ये हो गया, ये हो गया। अब जब आप एग्रीकल्चर करोगे, आपने खाना बना लिया, ना खा लिया, आप बैठे हुए हो, बैठा बैठा आदमी अब क्या करेगा, जा तो कहीं सकते नहीं है। पहले तो ये था कि खाना खा लिया तो आदमी दाएं बाएं हो लिया। आजकल यानी कि जब एग्रीकल्चर हो गया तो आदमी कहीं जा नहीं सकता, एक ही जगह बैठा है। अब बैठा बैठा आदमी, खाली दिमाग, कुछ ना कुछ तो सोचेगा। आदमी ने फितूर सोचना स्टार्ट किया। यहाँ से, खाली दिमाग शैतान का घर, यहाँ से आदमी ने उल्टी सीधी चीजें सोचना स्टार्ट किया। यहीं से आदमी ने एक दूसरे की काट करना स्टार्ट किया। यहीं से अलग अलग सिस्टम बनना स्टार्ट हुए। कैसे? सबसे पहले तो सिविलाइजेशन बनी। कहीं पर आदमी जब बसता है, वहीं पर एक तरीके का खाना खाता है, एक तरीके का पहनावा होता है, एक तरीके की भाषा बोलता है। धीरे धीरे भाषा भी बोलना सीखा था आदमी। पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ था। कॉग्निटिव मतलब सोचना, किसी चीज को पहचानना, कॉग्निशन करना। ठीक है। फिर भाषा आई थी, उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कृषि क्रांति हुई थी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद आदमी ने धीरे धीरे अपनी सिविलाइजेशन बसाना स्टार्ट किया। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ बसी, मेसोपोटामिया वो बसी, ऐसे अलग अलग, चाइना में सिविलाइजेशन।
अलग अलग सिविलाइजेशन बसने लग गई, आदमी जहाँ ठहर गया वहीं ठहरा रहा। कोशिश आदमी ने ये करी किसी नदी के आसपास ठहरे, क्योंकि नदी के आसपास क्या होगा, पानी मिलता रहेगा, एग्रीकल्चर को फायदा है, पीने का पानी है, सारी चीजें हैं। आदमी उन जगहों पर ठहरने लगा जहां पर पानी और खेती आसानी से हो सके, और वहीं पर धीरे धीरे क्या बन गई, सिविलाइजेशंस बन गई। और जब सिविलाइजेशन बनती हैं, सभ्यताएं बनती हैं, तो 10 तरह के नियम कायदे कानून भी बनते हैं, 10 तरीके की क्लासेस भी बनती हैं। क्लासेस का मतलब अलग अलग स्तर बनते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, किसी भी स्थान पर चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल चेंज आता है। वहां पर पहले सब लोग केवल खाने पीने पे ही ध्यान देते थे, अब आदमी कुछ और सोचने लगा है, कुछ अलग अलग राजनीतिक चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। वहीं पर सोशल चेंजेस आने लगते हैं, क्लासेस बनने लगती हैं। तुम ज्यादा पैसे वाले हो, तुम कम पैसे वाले। आजकल तो क्लास ही है, पहले क्लास होती थी अलग तरीके की, कि तुम किसान हो, किसान बन के रहो, तुम्हारा काम है सिर्फ फसल काटना, फसल काटो, हम घर में बड़े हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये क्लास हो गई, मैं बड़ा, हाई क्लास। तुम मेरे बच्चे हो, भले ही किसान हो, काम करो, लो क्लास। ये भी एक क्लास है। और रिलीजन भी धीरे धीरे बनने लगे। जब आदमी एक जगह ठहरा रहेगा, बैठा हुआ है, कोई ना कोई सिस्टम भी उसे बनाना है, लोगों को डिसिप्लिन में भी लाना है, तो कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून बनाएगा। वही नियम कायदे कानून धीरे धीरे रिलीजन के रूप में परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं किसी भी जगह पर। इन चेंजेस के आने के पीछे जो रीजन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो ये, कि आदमी उस वक्त जितना भी था, वो 90% एक्टिविटीज एग्रीकल्चर में बिजी था। मतलब जितने भी लोग थे, 90% लोग एग्रीकल्चर में ही बिजी थे। उनको एग्रीकल्चर से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, तो वैसे शाम तक एग्रीकल्चर में ही लगे रहते थे जब तक पसीना ना छूट जाए। केवल 10% लोग ही थे जो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। वो ये कह देते थे, "तो देखो हम ताकतवर हैं, हम में बल है, हमसे थोड़ा डरो। और डर का प्रमाण ये है कि तुम जो भी फसल काट रहे हो, अपना खाना वाना खा के जो भी तुम्हारी फसलें बच जाती हैं, वो हमें दे देना।" तो ये लोग, जो बड़े लोग थे, ये 10% जो बड़े लोग थे, इनमें कौन कौन था, राजा था, अफसर लोग थे, अफसर मतलब उनके हिसाब से जो अफसर रहे होंगे, और विचारक जो थिंकर होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं। इन लोगों ने कहा देखो हम ये एग्रीकल्चर हम नहीं कर पाएंगे, तुम बस एक काम करो, तुम पे जो बच जाए हमें ला के दे दो। किसी ने जबरदस्ती मांगा, किसी ने दान के रूप में मांगा। तो क्या होता था, 90% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 10% लोग बाकी चीजों में हैं। यहीं से क्लास बनना और स्टार्ट हुई। तुम सिर्फ एग्रीकल्चर वाले हो, हम ये वाले। पहले घर में क्लास बन रही है, मैं बड़ा हूं, मैं नहीं आ रहा खेती करने, तुम जाओ। फिर क्लास समाज में बन रही है कि हम थिंकर हैं, हम राजा हैं, हम अफसर हैं, हम नहीं जाएंगे, तुम पे जो बच रहा है वो हमें ला के दो। पहले तो बच रहा है वो दे दो, और कहीं कहीं तो तुम्हें इतना देना ही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। आदमी की क्रूरता देख रहे हो कैसे बढ़ रही है। ऐसे आदमी वायलेंट होता चला गया। वायलेंट का मतलब फिर दूसरे को दबाने लग गया। दबाने के साथ साथ एरियाज में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, एरिया में उसको इंटरेस्ट आने लगा। जैसे कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है, ये जमीन हमें दे दो, हमारे पास जमीन ज्यादा होनी चाहिए। पहले कहाँ भटकते रहते थे वन में, अब जमीनों की मांग करने लगे, हमें भी जमीन चाहिए। वो जमीन को अपने ईगो से जोड़ने लग गया। तो धीरे धीरे आदमी में ये चीजें ईगो के रूप में बनने लगी, और इस ईगो की वजह से स्ट्रक्चरल चेंज तो खैर हो ही रहा था, एक डिविजन्स भी बनने लगे। डिविजन्स, वायलेंस होने लगा, हिंसा होने लगी, लोगों में लालच बढ़ने लगा। ये सारी चीजें समाज में फिर, या सिविलाइजेशन में, वो संस्कृति जो थी उसमें आने लगी धीरे धीरे। हो क्या रहा था, एग्रीकल्चर तो बढ़ रहा है, खाना मिल रहा है लोगों को, घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं तो पॉपुलेशन ही बढ़ा लें। लोगों ने पॉपुलेशन भी बढ़ाना स्टार्ट किया। और जब एग्रीकल्चर से खाना मिलता रहेगा तो पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, लेकिन पॉपुलेशन के लिए लैंड तो कम पड़ जाएगी। पहले क्या था, पूरी पृथ्वी सबकी थी, कोई कहीं भी चले जाओ। अब क्या है, तुम एक जगह टिक गए और तुमने कह दिया अब तो हम खेती भी करेंगे, पहले तो खेती कर नहीं रहे थे तुम, तो खेती के नाम पर ये जमीन तुमने अपने लिए रख ली। तो अब बाकी लोगों के लिए तो जमीन नहीं रही ना, ये तुम्हारी हो गई है। ऐसे धीरे धीरे लोगों ने जमीनों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो इतनी जनसंख्या के लिए जमीन बची ही नहीं, तो जमीन कम होने लगी। बात समझ में आ गई। क्लास बन ही चुका था, पॉलिटिकल डिवाइड, रिलीजियस डिवाइड, ये सब धीरे धीरे हो ही रहा था, बता चुका हूं कैसे। और सोसाइटी में एक पिरामिड जैसी स्थिति बन गई। आपने इजिप्ट के पिरामिड सुने होंगे, वो इजिप्ट के पिरामिड भी इसी को दर्शाते हैं। पिरामिड का मतलब क्या, जो सबसे बड़ा बार होता है, नीचे वाला बेस सबसे चौड़ा होता है। यानी ज्यादातर लोग कैसे होंगे, लो क्लास, कर्मचारी टाइप के लोग जो काम करते हैं दूसरे के लिए। और सबसे ऊपर वाला बार सबसे छोटा होता है, इसका एरिया सबसे छोटा। तो ये कैसी क्लास, हाई क्लास। इनका काम क्या है, इनको धमकाना, इनसे काम निकलवाना। समाज में ये पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर बन गई।
यानी कि एक हाई क्लास फिर लो क्लास। पहले ताकत के दम पे, फिर भोजन के दम पे कि हम पे ज्यादा अनाज है तुम पे कम है, फिर जमीन के दम पे। लेकिन अभी तक हो क्या रहा है, सोसाइटी चल रही है बार्टर सिस्टम पे ही। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि मेरे पास अनाज है और तुम्हारे पास मान लो कपड़े हैं, तो तुम मेरे से अनाज ले लो, मुझे कपड़े दे दो। जैसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो अभी तक सोसाइटी चल रही है बार्टर सिस्टम पर, ठीक है ना, बार्टर सिस्टम पर। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी शिफ्ट हुई मनी पर, क्योंकि यार मुझे अब कपड़े की जरूरत ही नहीं है और तुम पे सिर्फ कपड़े हैं, मुझे तो किसी और चीज की जरूरत है। अब कैसे करें लेन देन? तो आदमी ने मनी की एक संकल्पना लेकर के आया, एक धन की संकल्पना लेकर के आदमी आया। बहुत बाद में जाकर के मनी जैसा सिस्टम आया था, करेंसी जैसा सिस्टम। कि ठीक है, एक बीच की कोई मुद्रा तय कर लेते हैं कि तुम्हें अगर जो चाहिए तुम ये दो मेरे को, ये कागज का टुकड़ा है। पहले तो कॉइन चलते थे, कॉइन दो, ये कॉइन दो, और मुझे भी कुछ चाहिए होगा तो मैं भी कॉइन दूंगा, वो कॉमन चीज है। बात समझ में आ गई? इसी के साथ साथ मनी वाला सिस्टम आदमी आ रहा है। देखो सब चीजें पैरेलल चलती है, एक साथ चलती हैं। रिलीजियस मामला भी बढ़ रहा है, पॉलिटिकल डिवाइड भी बढ़ रहा है, मनी सिस्टम भी आ रहा है, आदमी वायलेंट भी हो रहा है, आदमी दूसरे की जमीनों पर भी कब्जा कर रहा है, और धीरे धीरे इन सब प्रवृत्तियों की वजह से आदमी जजमेंटल भी हो रहा है। जजमेंटल भी आदमी होने लगा। आज हम जो जजमेंटल हो चुके हैं, हर चीज में कोई ना कोई फैसला सुनाने का हम कोशिश करते हैं कि अरे तू तो बेकार है, अरे तू तो ऐसा है, अरे तू तो वैसा है। ये कहलाता है जजमेंटल होना। ये भी वहीं से स्टार्ट हुआ। आप कहोगे जजमेंटल समझ में नहीं आया। जजमेंटल का मतलब होता है कि मैं हूं अमीर, तय हो गया था सोसाइटी में एक रिच होगा। एक का मतलब क्लास, एक क्लास रिच होगी और एक क्लास पुअर होगी, हजारों साल पहले। और ये रिच और पुअर का जो सेक्शन बटा, यही तो जजमेंट होता है कि तुम गरीब हो तुम अमीर हो। ये जो टैग देना होता है, टैग देना, ये जजमेंटल होना कहलाता है। ये बन गया। आज भी देखो ये बना का बना ही है। और जजमेंटल होने से ये होता है कि जो अमीर है ना, वो अमीर ही होता जाता है। अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो एक मॉल और खोल सकता है। उस पर इतना पैसा है कि जियो की सिम चालू करवा सकता है फ्री में भी। एक नॉर्मल आदमी का पैसा नहीं है। भाई आपको बिजनेस चालू करना है तो आपको कुछ पूंजी कैपिटल लगाना पड़ेगा ना। कहाँ से लाओगे इतना कैपिटल? वही ला सकता है जिस पर ऑलरेडी है, वही एम्पायर फैला सकता है। तो अमीर ही अमीर बनता गया और गरीब और गरीब होता गया। गरीब गरीब कैसे होता गया? आज मान लो कोई आदमी है, आज की एग्जाम्पल के तौर पे, आज कोई आदमी है मान लो, उसका नाम है ए। ए की इनकम है 5,000 रुपये महीने। अब ए के बच्चे हो गए। ए के बच्चे हैं मान लो बी और सी। अब बी और सी, जैसे बी की उम्र हो गई 10 साल और सी की भी उम्र हो गई मान लो 12 साल। तो आपको क्या लगता है जब इसके बच्चे 10 और 12 साल के होंगे, क्या इन्हें पढ़ाने भेजेगा? नहीं भेजेगा। ये इनसे कहेगा तुम एक काम करो, तुम भी फैक्ट्री में काम करने लगो, भले ही तुम्हें 2,000 मिले, और तुम भी फैक्ट्री में काम करो, भले ही तुम्हें 3,000 मिले। जो भी है, कम से कम तुम दोनों की वजह से घर में 5,000 रुपये तो और आएंगे। फंस गए फैक्ट्री के काम में। अब पढ़ तो पाएंगे नहीं, फैक्ट्री के काम में ही फंसे रह जाएंगे जिंदगी भर। ज्यादा से ज्यादा 2,000 की 4,000 कर लेंगे 10 साल बाद, लेकिन उसमें फंस गए। अब कल को जब इनके बच्चे होंगे, मान लो 1 2 3, ये भी अपने बच्चों के साथ वही काम करेंगे। तो जो ज्यादातर पुअर्स हैं, बहुत कम ऐसे गरीब लोग रहे जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया और उनके बच्चे बहुत बड़े बन गए। बहुत कम होते हैं। जनरली आदमी इसी विसियस साइकिल में फंस जाता है। इसे कहते हैं विसियस साइकिल, एक चक्र कहते हैं। उसमें फंस जाता है आदमी। कैसे निकालेगा? ये गरीब आदमी कहेगा कि भाई साहब मैं पढ़ा तो लूं, मेरे पैसे ही नहीं इतने कि मैं पढ़ा लूं, क्या करूं बताओ, इससे अच्छा काम पे भेज देता हूँ। फंस गया। रिच आदमी कहता है कि अरे पैसा है, ले 5,000 करोड़ रुपए, खोल फैक्ट्री इंडस्ट्री, जो खोलना है खोल, टेंशन मत ले, हम खड़े हुए हैं, खरीद ले आईपीएल की टीम, होगा देखा जाएगा। तो अमीर आदमी अमीर बनता गया। एक तो भेदभाव सोसाइटी में ऐसे हुआ। दूसरा हुआ ब्लैक और व्हाइट का, कि तुम काले हो और तुम गोरे हो। ब्लैक और व्हाइट का भी भेदभाव ऐसे ही होता चला गया। तुम गोरे हो तुम अच्छे हो, तुम ब्लैक हो तुम ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाओगे। तो धारणा ये बन गई थी कि ये लोग ज्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते, काम के मामले में इनकी नॉलेज, इनका टैलेंट कम है, और ये ज्यादा टैलेंटेड है। और ये बनी ऐसी धारणा कि आज तक बनी हुई है। आज भी यूएसए में ब्लैक और व्हाइट की जो क्लास है वो पाई जाती है, दोनों में भेदभाव है बहुत ज्यादा। इसलिए जब बराक ओबामा आगे राष्ट्रपति बने तो बहुत ज्यादा इस बात को हाईलाइट किया गया वर्ल्ड में कि यूएस के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं, यानी नॉन वाइट प्रेसिडेंट बना है। तो आपको ये बात को क्यों जोर देना पड़ा? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नॉन वाइट नहीं बन सकता।
तो ये जो डिवाइड स्टार्ट हुआ था हजारों साल पहले, ये आज भी देखने को मिलता है। और इसी डिवाइड की वजह से आज भी सोसाइटी बटी हुई है और जजमेंटल है। आज भी आप देख लो, अंग्रेज आके आपसे कुछ कह दे, कोई इंग्लैंड का आदमी आप आके आपसे कुछ कह दे, तो आपको लगेगा ये ज्यादा अच्छी बात कह रहा है। और वही बात हमारे ऋषि मुनि आज के हजारों साल पहले कह चुके हैं, हम उसे सीरियसली लेते ही नहीं है। योग हमारे पतंजलि ने और हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने हमको सिखा दिया, हम उसे आज तक वैल्यू नहीं करते आए। जैसे वर्ल्ड ने उसको अपना लिया, हम भी योग करने लगे। आयुर्वेद देखना धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड अपना लेगा, फिर हम भी आयुर्वेद को तवज्जो देने लग जाएंगे। अभी तो अंग्रेजी दवाई खरीद लाते हैं। तो हमारी ये धारणा क्या है, हमारे पूर्वजों से मिली हुई है। ऐसे ही धीरे धीरे और भी क्लासेस बनती गई। अगर हम अपने वेदों की बात करें तो हमारे वेदों के हिसाब से तो 4 क्लास थी। ठीक है, एक थे आपके पंडित लोग जो होते हैं, ठीक है, पंडित। एक थे आपके वैश्य। एक थे आपके क्षत्रिय। और एक थे आपके शूद्र। तो ये 4 जो क्लासेस हमारी बनी थी, वो कोई जाति के आधार पर नहीं बनी थी, ये वर्ण व्यवस्था थी। इनका काम है टीचिंग करना, ये टीचर लोग होंगे। इनका काम है बिजनेस करना, ये बिजनेस करेंगे। इनका काम है लड़ाई करना, युद्ध करना, ये आर्मी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, वो सब करेंगे। इनका काम है सर्विस करना, ये सर्विस करेंगे। हो सकता है कि एक टीचर का लड़का आगे जाके बिजनेस करने लग जाए, तो उस लड़के को क्या बोलेंगे, वैश्य बोलेंगे। तो पहले ऐसा होता था, पंडित का लड़का वैश्य हो सकता था, क्षत्रिय का लड़का शूद्र हो सकता था। ये धीरे धीरे जो डिफॉर्मेशन हुआ, वो बाद में अलग अलग सोसाइटीज ने, अलग अलग क्लास ने, हमारी संस्कृतियों ने कैसे कब कहाँ कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन ओरिजिनली ये क्लासेस थी, जातियां नहीं थी। शूद्र का लड़का भी पंडित हो सकता था अगर वो टीचिंग कर रहा है तो। आज आप तैयारी कर रहे हो, मान लो किसी एग्जाम की, रेलवे की कर रहे हो, आईएएस की कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, तो अब आईएएस बनने के बाद क्या बनोगे, सरकारी नौकर। उसी नौकर को बोलते हैं शूद्र, जो नौकरी करे किसी की। तो आप शूद्र हो एक तरह से। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप वैश्य हो उस सिस्टम के हिसाब से। तो हमारा ये सिस्टम बना, ठीक है साहब। ये सिस्टम कब बिगड़ के आज का सिस्टम में बन गया, पता ही नहीं चला। और आज हम क्या करते हैं, इसी के बेसिस पर जजमेंट पास करते हैं, लोगों को भला बुरा कहते हैं, और एक दूसरे को बांटते हैं और लड़ते हैं। उसी के बेसिस पर राजनेता हमारा फायदा उठाते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ उस एक एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर बना, उसने लोगों को एक जगह बसाया, लोग एक जगह बसे तो सिविलाइजेशन बनी, सिविलाइजेशन बनी तो पॉलिटिकल, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल, ये अलग अलग धारणाएं बनती गई, अलग अलग क्लास बनती गई। आदमी जजमेंटल होता गया, दुनिया में फैलता गया, दूसरों को देख करके कोई ना कोई जजमेंट पास करने लग गया। और आज भी हम उसी जजमेंटल की दिशा में आगे बढ़ते हुए फसाद के जड़ों तक पहुंच चुके हैं। आज दुनिया में लड़ाई किस बात की है, इसी बात की, तू महान कि मैं महान, यही तो लड़ाई है। ये लड़ाई की शुरुआत यहां से है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्रीकल्चर बेकार है, मैं बस ये कह रहा हूं कि हर चीज के पहलू होते हैं। मैं पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए, हम कट्टर नहीं हो जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर तो अच्छा ही है। अच्छा है, नो डाउट, वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन उसका एक एक्सपेक्ट बता रहा हूँ, आप खुद सोचो कॉमन सेंस से। अगर एग्रीकल्चर ना होता, हम सिर्फ नॉर्मली खा रहे होते, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई पेड़ से तोड़ के चीजें खाएंगे ही नहीं, हम अगर ये फिक्स जमीन पे हम अपना ही अनाज बोएंगे वाला सिस्टम ना होता, ऐसे रैंडम होता, जहां जो मिल गया खा लिया, तो आज तक मानव का इवोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका होता। मैंने बोला पिछले 2000 साल में हम 10% से ज्यादा एग्रीकल्चर की क्रॉप्स खोज नहीं पाए हैं। 90% तो पहले ही खोज चुके थे। क्यों नहीं खोज पाए, क्योंकि आदमी सेटल हो गया। इवोल्यूशन पहले मैंने बताया, आदमी में कितना बदलाव आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा। क्यों, आदमी सेटल हो गया। अब आदमी कहाँ बदल रहा है, टेक्निकल मामले में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर के आ रहा है। क्यों लेकर के आ रहा है, क्योंकि अब उसका सोसाइटी के साथ वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। अब ह्यूमन और नेचर जो पहले आपस में जुड़े हुए थे, हंटिंग भी कर रहा है तो नेचर में कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है तो नेचर में कर रहा है, जो कुछ है पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। अब आदमी पर्यावरण से नहीं जुड़ा हुआ है, आदमी जुड़ गया है टेक्नोलॉजी से। और टेक्नोलॉजी से जितना ज्यादा जुड़ोगे, इससे दूर होते जाओगे, और नेचर आपको उसके क्या देगा, श्राप देगा, या उसकी सजा आपको नेचर देगा। जैसे कोरोना, जैसे अलग अलग महामारियां, डिजास्टर वगैरह वगैरह वगैरह। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको क्या समझना है कि एग्रीकल्चर से क्या क्या हुआ। उसके बाद अलग अलग सिविलाइजेशन बनी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, अलग अलग संस्कृतियां बनी। और इनके संस्कृतियों के बाद से धीरे धीरे
अलग अलग और बातें निकल के आई, फिर राजा निकल के आए। राजाओं का एम्पायर होता था। एम्पायर का मतलब क्या होता है? साम्राज्य का मतलब। एम्पायर का मतलब होता है राजा का वह क्षेत्र, राजा का वह क्षेत्र जिस पर राजा का कंट्रोल तो है, लेकिन इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। हो सकता है कल को राजा इसे भी जीत ले तो राजा का क्षेत्र इतना हो जाए, या हो सकता है कल को राजा इतना क्षेत्र हार जाए तो ये क्षेत्र कम हो जाए। जिसमें बाउंड्री फिक्स ना हो उसे एम्पायर कहते हैं। लेकिन आजकल देश बन चुके हैं, देशों में बाउंड्रीज फिक्स होती हैं। फिक्स का मतलब इतना है तो इतना ही है। भारत का पेनिनसुलर इंडिया है ना। अगर कोई नेपाल है, नेपाल इतना है तो इतना ही है। ठीक है। ये नहीं है कि नेपाल ने सोचा कल को चलो ये भी मिला लेते हैं, नहीं मिला पाएगा। अब मामला एम्पायर वाला नहीं है, अब मामला है पॉलिटिकल बाउंड्रीज वाला। इसलिए पहले कहते थे ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटेन का कोई पता नहीं कितना फैले, कई देशों में फैलता चला गया था, जिसका कोई सीमा ही नहीं है, उसे एम्पायर कहते थे। फिर ये एम्पायर आने लगे थे, अशोक आए, फिर अलग अलग डायनेस्टी आई, फिर हमारे यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री पैदा हुई, फिर वो कहानी आगे बढ़ती। इसके बाद का जिक्र करेंगे हम अगले लेक्चर। तब तक के लिए नमस्कार।